चलें जी, अब हम बात करते हैं लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी के बारे में। ये एक छोटा सा जिक्र आपकी किताब में मौजूद है लॉ एंड गवर्नेंस का, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि कंपनी लॉ कहते कैसे हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ कानून जो कि उस वक्त की कंपनीज पे एप्लीकेबल हुआ करता था। नंबर 2 रिपील्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 एंड 2016, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 आया, 2016 आया। उसके बाद से कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल है, और हर कंपनी जो कि पाकिस्तान में कानून के तहत बनती है वो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना रिपील्ड का मतलब है रिप्लेस्ड या रिवोक्ड, यानी कि कंपनीज एक्ट 1913 आया, वो फिर रिपील्ड हो गया, यानी कि रिवोक हो गया, रिप्लेस हो गया। उसके बाद क्या आया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 आया, फिर ये भी जब रिवोक हो गया, रिप्लेस हो गया, तो फिर इसकी जगह क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 2017। इसलिए हम जब भी नाम लेते हैं ना कंपनीज एक्ट 1913 का, तो हम रिपील्ड लगाते हैं, यानी कि ये पुराना वाला है, ये अब एप्लीकेबल नहीं है। अब कौन सा एप्लीकेबल है? अब जो लॉ एप्लीकेबल है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, ये तो हो गई बात कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ का वर्ड समझाना ज़रूरी क्यों है? कंपनी लॉ का वर्ड समझाना ज़रूरी इसलिए कि जहाँ भी हम बात करेंगे ना कि ये कंपनी लॉ के तहत इस्टेब्लिश हुई है, तो कंपनी लॉ का मतलब वो कंपनी जो कि इन तीनों में से किसी भी लॉ के तहत इस्टेब्लिश हुई हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई वाली कंपनी, तो उसका मतलब है कंपनीज एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई वाली कंपनी। सही है, एक चीज़ तो ही हो गई। अब हम बात करते हैं कंपनी की ज़िंदगी की 2 अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कंपनी की ज़िंदगी में 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम होते हैं, उसका जिक्र आप बार बार अपने तमाम चैप्टर्स के अंदर जाके सुनेंगे। नंबर 1 इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड नंबर 2 इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटन आइन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि फोकस करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के ऊपर, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के लिए होता है। वो कैसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको कंपनी के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देता है, अहम इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है, कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा। ये सारी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ना आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन यहाँ आपकी किताब ने एक छोटा सा तस्करा किया है, तो इसलिए यहाँ भी जिक्र हो गया। नंबर 2 डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय लॉज होते हैं कंपनी के। बाय लॉज का मतलब ये कि कंपनी के कायदे कानून, कंपनी चलेगी किस तरह, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, कंपनी के अंदर जो है ना वो रिम्यूनरेशन की फिक्सेशन अगर हो रही है वो किस तरह होगी, कंपनी के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, कंपनी की मीटिंग्स किस तरह से होगी। ये सारे के सारे फैसले कहाँ किए जाते हैं? ये सारे के फैसले किसके तहत होते हैं? आर्टिकल्स के तहत होते हैं। अगर कोई कंपनी कोई चीज़ कर रही है, तो अगर बंदा आगे बोलेगा ना भाई ये क्या लिखा है, कंपनी बोलेगी भाई हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, हम एज पर आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो फिर कंपनी अपने आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक कॉन्सेप्ट मैं और भी दे देता हूँ। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना, मैं एक जुमला बोलता हूँ, उसको ज़रा गौर से सुनना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं कंपनी के, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मे बी स्ट्रिक्टर देन कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा, कि कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं किससे, कंपनी एक्ट से, लेकिन वाइस वर्सा नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ने अगर कंपनी एक्ट ने एक कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रखी 3, तो हमारी जो कंपनी का आर्टिकल्स है वो उसको 4 तो कर सकता है, ठीक है, उसको 4 तो कर सकता है लेकिन 2 नहीं कर सकता। यानी कि उसको मजीद स्ट्रिक्ट तो कर सकता है लेकिन उसको सॉफ्ट नहीं कर सकता, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास कंपनी लॉ का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की। हमने जो अपनी पहली एग्जांपल पढ़ी वो डब्बे वाली, पूल वाली, जिसके अंदर एक कंपनी फॉर्म हो गई थी प्रॉपर तरीके से, और कंपनी को हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा भी दे दिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टडी करने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन कहते कैसे हैं। यहाँ लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन एक ऐसी लीगल एंटिटी को कहते हैं जो कि एक नेचुरल इंसान नहीं है। इंसान 2 तरह के होते हैं ना, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट GPT, ये सब क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक ह्यूमन है। जैसे ह्यूमन बॉट होता है वो कोई आम इंसान थोड़ी होता, वो एक रोबोट होता है। तो इसी तरह से कंपनी भी कोई एक आम इंसान नहीं है, वो बोल नहीं सकती है, वो सुन नहीं सकती है, वो देख नहीं सकती, वो चल नहीं फिर नहीं सकती, उसकी कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन हाँ उसका ऑफिस ज़रूर है लेकिन कोई फिजिकल वजूद नहीं है। वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक लीगल एंटिटी है
जो कि आम इंसान नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉ ने एक कंपनी का दर्जा दिया है, लॉ ने एक इंसान का दर्जा दिया है, ऐसी इंसान को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपनी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन की, यानी कि जब एक आर्टिफिशियल पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या खुसूसियात होती हैं कंपनी की एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 1, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमने पहले भी पढ़ा कि कंपनी अपने नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है, कंपनी अपने नाम पे हायरिंग कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी सब कुछ कर सकती है, कंपनी एसेट्स भी ओन कर सकती है, सब सारी चीज़ें कर सकती है। जैसे क्या एक आम इंसान करता है, उसके ऊपर भी राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होती है, वैसे ही कंपनी के ऊपर होती हैं। नंबर 2, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नंबर 2, डेट्स एंड लायबिलिटी। कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी अपने नाम पे किसी को लोन दे सकती है, ठीक है। लायबल फॉर डेट्स, कंपनी इज पर्सनली लायबल फॉर हिट्स डेट्स, ठीक है। नंबर 3, ओनरशिप्स ऑफ एसेट्स प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी अपने नाम पे एसेट्स भी ले सकती है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स ले सकती है। यहाँ लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स ओन कंपनी, यानी कि जो कंपनी है उसके मालिक कौन है, उसके मालिक शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन जो कंपनी के एसेट्स हैं उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कंपनी है, उसके मालिक उस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर्स, लेकिन जो एसेट्स कंपनी के नाम पर है उनका मालिक कौन है, उनका मालिक वो कंपनी है, उनके मालिक वो शेयर होल्डर्स नहीं है। कंपनी ओन एसेट्स लीगली, यानी कंपनी अपने नाम पे ही एसेट्स ओन करती है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी कि कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया हुआ है तो कंपनी के पास ये हक है कि उससे वो लोन रिकवर करवा सके। राइट टू रिसीव कंपनी के नाम पे ही है, राइट टू रिसीव भी किसके नाम पे नहीं है, शेयर होल्डर के नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पर है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। नंबर 5, हमने अपनी पहली एग्जाम्पल में बात की थी कि जो मिस्टर सी और मिस्टर डी थे उनको हमने क्या बना दिया था, डायरेक्टर बना दिया था, कि वो ABCOD के बिहाफ पे बिजनेस मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैनेज बाय डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स कैन बी डायरेक्टर्स, यानी कि जो मेंबर्स है ABCOD उसमें से COD को हमने चुन के क्या कर दिया था, डायरेक्टर्स बना दिया था। तो मेंबर्स कैन बी डायरेक्टर्स एंड कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स, ये बात हो गई। नंबर 6, लायबिलिटी टू पे टैक्स, यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट भी खुद कमाएगी, अपने प्रॉफिट पे टैक्स भी खुद देगी। ऐसा नहीं है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और टैक्स कौन भर रहा है, शेयर होल्डर जाके भर रहा है, नहीं, शेयर होल्डर अपने ज़ात का टैक्स भरेंगे, लेकिन कंपनी का टैक्स कौन भरेगा, कंपनी अपने नाम से खुद भरेगी। यानी कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने जो भी बिजनेस एक्टिविटी करी है, उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट किया है उस पर कौन टैक्स देगा, उस पर कंपनी खुद टैक्स देगी। ओके, अब बात करते हैं कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस की। अगर मैं बात करूं आपसे लीगल ऑब्लिगेशंस की, तो कुछ ब्रीजेस ऐसे हैं जहां पे कंपनी खुद जिम्मेदार है, और कुछ ब्रीजेस ऐसे होंगे जहां पे कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जहां पे उसके डायरेक्टर्स खुद जिम्मेदार हो जाएंगे। वो कैसे, आइए पढ़ते हैं। कंपनी लायबल है लीगल ब्रीजेस के लिए खुद से, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिखना भूल गया, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कंपनी खुद लायबल नहीं होगी। नंबर 1, ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये वो जगह हैं जहाँ पे डायरेक्टर्स कंपनी के पर्सनली लायबल हो जाएंगे। कैसे, नंबर 1, ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब क्या होता है, किसी के बिहाफ पे उसके पैसों को मैनेज करना। मिसाल के तौर पे कंपनी ने एक ज़मीन खरीदनी है और उस ज़मीन को उसने मिलना है 15 लाख रुपए का, ठीक है, 15 लाख रुपए की मिलनी है। डायरेक्टर को पता चल गया कि भाई ये ज़मीन कंपनी खरीदने जा रही है और ये हम खरीद लेंगे, 15 लाख रुपए की जगह मिल रही है। डायरेक्टर ने वो ज़मीन अपने नाम पे खरीद ली और 15 लाख की खरीद ली, ठीक है, और कंपनी को वो ज़मीन बेच दी 30 लाख रुपए की, यानी कि 15 लाख का मुनाफा अपनी जेब में डाल दिया। अब डायरेक्टर कौन था, डायरेक्टर एक ऐसा एजेंट था जो कि कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के पैसे मैनेज कर रहा था। जैसे कहते हैं ना स्टीवरशिप का कॉन्सेप्ट, कि किसी और के बिहाफ पे पैसे या एसेट्स को मैनेज करना। अब डायरेक्टर ने क्या किया, अमानत में खयानत करी, अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया और उससे कंपनी को नुकसान दे दिया, तो इस ऐसे केस में डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, ठीक है। नंबर 2, इम्प्रॉपर डिविडेंड पेमेंट्स, फ्रॉडुलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग, अनलॉफुल लोन, कंपनीज एक्ट के तहत यानी कंपनीज एक्ट की वायलेशन करते हुए या अपने आर्टिकल्स की वायलेशन करते हुए कोई भी ऐसा काम डायरेक्टर्स ने अगर कर दिया तो उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो लायबिलिटी है वो कंपनी पे नहीं होगी, वो उनके डायरेक्टर्स पे होगी। एंड नंबर 8, ये 7 हो गया। नंबर 8, परपेचुअल सक्सेशन। सोल ट्रेडिंग के अंदर हमने बात करी कि अगर वो बंदा मर जाए, अगर वो बंदा फौत हो जाए तो कंपनी तबाह, बिजनेस बंद, उसका कोई वारिस नहीं होगा।
पार्टनरशिप के अंदर भी यही है कि अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं और ए मर गया या बी मर गया या सी मर गया, चारों में से कोई भी मर गया, तो फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी और फिर एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा और फिर सारे नए पार्टनर आएंगे, वो फिर सबसे एग्रीमेंट करेंगे और फिर पार्टनरशिप बिजनेस दोबारा से शुरू होगा। लेकिन कंपनी की केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में एक कॉन्सेप्ट होता है परपेचुअल सक्सेशन का, यानी कि इंसान आते रहेंगे, इंसान जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमने अगर बात करी, अपनी पहली एग्जांपल में रिकॉल करता हूँ, ए बी सी और डी 4 शेयर होल्डर थे। ए को पड़ गई पैसों की ज़रूरत, ये जो ए था ना हमारा, मैं दिखा भी देता हूँ, ये जो हमारा ए था यहाँ पे, ए को पड़ गई पैसों की ज़रूरत। ए ने बोला भाई मेरे पास है पैसों की कमी, मैं जा रहा हूँ अपना शेयर बेचने, मैं जा रहा हूँ जे को बेचने। ए का नाम शेयर होल्डर की बुक से कटेगा, जे का नाम आ जाएगा, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आया कौन चला गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के हिस्से के अंदर हमने डिस्कस किए रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनीज के बारे में हमने बात की कि कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या आता है, रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, 1984, 2016 एंड कंपनीज एक्ट 2017। ये याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि मेमोरेंडम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से फोकस करता है और आर्टिकल्स वो बायलॉज होते हैं कि जिनके तहत कंपनी चलेगी। फिर हमने बात करी आर्टिफिशियल पर्सन की और हमने आर्टिफिशियल पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।